हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम ट्वेल्थ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। आपको बताना चाहूँगा कि वेव ऑप्टिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसकी जर्नी केवल ट्वेल्थ में ख़त्म नहीं होती है, बल्कि अगर आप आगे बीटेक करेंगे, बीएससी करेंगे तो भी ये आपके साथ वेव्स की तरह साथ चलता रहेगा। तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बड़े अच्छे से समझना है, ताकि आगे भी आप इसका फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहली बात, आपको एक और हैबिट डालना है कि हम कोई भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो सीधे उस टॉपिक के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उसके हेडिंग पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप हेडिंग पे ध्यान देंगे, थोड़ा विचार करेंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर होंगे। जैसा कि आप इसका नाम देख रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स, मतलब लाइट हमको पता है कि ड्वेल नेचर होता है, कभी ये पार्टिकल के जैसे, कभी ये वेव के जैसे, लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लाइट को वेव मान के चल रहे हैं, हम लाइट के वेव नेचर को कंसीडर कर रहे हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है इंटरफियरेंस। तो इंटरफियरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ध्यान में रखना है। यंग नामक साइंटिस्ट, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया और हर टॉपिक को हमको उस साइंटिस्ट को ऑनर करना है जिसने इतनी बड़ी डिस्कवरी की, और उसके नाम को याद रखना है। तो यंग ने एक कॉन्सेप्ट दिया। यंग ने देखा कि एक सामने स्क्रीन है और आप एक सोर्स लाइट का लेके खड़े हो जाएं। ये आप घर में भी कर सकते हैं कि सामने वाइट वॉल है और आप बल्ब लेके सामने खड़े हुए हैं, तो पूरी दीवार, पूरी वॉल आप देखेंगे एक सी इल्यूमिनेट होगी, एक सी चमकती रहेगी। अब एक सी चमक रही है, मैं आपसे बोलूं जरा फिजिक्स में बोलिए, क्या बोलेंगे आप? तो आप बोलेंगे यूनिफॉर्म इंटेंसिटी ऑफ लाइट। पूरी इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है लाइट की। लेकिन फिर यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने सोर्स के सामने एक कार्डबोर्ड रखा और उसमें दो पिन होल कर दिए, S1 S2, मतलब उसने एक सोर्स से दो सोर्स बना दिए। और जब उसका ध्यान स्क्रीन पे गया तो उसने देखा ये तो एक बहुत नई चीज मिल रही है। अभी स्क्रीन पे पहले पूरी स्क्रीन चमक रही थी एक जैसी, लेकिन अब वो स्क्रीन में ब्राइट डार्क इस तरीके की फ्रिंजेस मिल रही हैं, पट्टियां मिल रही हैं, ब्राइट डार्क स्ट्रिप्स। और उसका ध्यान गया कि पहले का रिजल्ट और अभी का रिजल्ट दोनों बहुत अंतर है। ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो उसने ये बताया कि ये जो मैंने एक सोर्स से दो सोर्स बनाए हैं, तो ये जो मेन सोर्स से वेव फ्रंट आ रहा था, अब इस चैप्टर में आपको ध्यान रखना है कि लाइट की रे नहीं बोलेंगे आप, जो अभी तक आप रे ऑप्टिक्स में बोलते आए हैं। अभी आपको वेव फ्रंट वर्ड यूज करना है, वेव फ्रंट। अब आप बोलेंगे वेव फ्रंट क्या है, तो आप एक तालाब में पत्थर थ्रो करिए तो इस तरीके से वेव फ्रंट प्रोड्यूस होता है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स जो वाइब्रेट हो रहे हैं। तो इसी तरीके से ये सोर्स से एक वेव फ्रंट निकल रहा है और यहां पे आके S1 S2 पे वो वेव फ्रंट डिवाइड हो रहा है, दो भागों में बंट जा रहा है। और डिवाइड होने के बाद इस पाथ पे वो सुपर इम्पोज हो रहा है, आपस में सुपर इम्पोज हो रहा है, और उसके कारण आपको ये ऑल्टरनेट ब्राइट डार्क स्ट्रिप्स मिल रही हैं। इस घटना को यंग ने नाम दिया इंटरफियरेंस। तो स्टूडेंट्स, एक डेफिनेशन तो आप ऐसा कह सकते हैं, व्हेन वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज आर सुपरइम्पोज्ड, देन एट द स्क्रीन वी विल गेट alternate bright dark strips. This phenomena of light is known as interference. लेकिन शॉर्ट डेफिनेशन, नॉन यूनिफॉर्म इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज नोन एज इंटरफियरेंस। अब इंटेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ब्राइट कहीं डार्क, कहीं मैक्सिमम कहीं मिनिमम। इस घटना को नाम दिया गया इंटरफियरेंस। अब यहां पे अभी आपने मेरे द्वारा एक नया शब्द सुना होगा, कोहेरेंट सोर्सेस, जो कि 12th में शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है। तो आइए हम देखते हैं कोहेरेंट सोर्सेस किसको कहते हैं। कोहेरेंट सोर्सेस, आपने एक सोर्स से दो सोर्स बना दिए, S1 S2। तो यंग ने कहा कि इंटरफियरेंस तभी होगा, अब बड़े ध्यान से सुनिए आप, इंटरफियरेंस तभी होगा जब पहली चीज तो एक सोर्स से दो सोर्स बने, और दूसरी चीज ये दोनों सोर्सेस कोहेरेंट नेचर के होना चाहिए। कोहेरेंट
मीन्स नियरली सेम एम्पलीट्यूड। अब एक एक शब्द ध्यान से सुनिए, नियरली सेम एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड अगर बिल्कुल सेम है तो आइडियल, नहीं तो नियरली सेम होना चाहिए। तो नियरली सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये बुकिश लैंग्वेज है, फिजिक्स का थ्योरी है, लेकिन हमको इसको याद नहीं करना है। मैं हर अपने लेक्चर में आपको प्रमोट कर रहा हूं, फिजिक्स को समझिए, उसको एंजॉय करिए। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है। एक सोर्स से वेव ये निकल रही है, दूसरे सोर्स से वेव ये निकल रही है। आप ध्यान से देखेंगे, ये इस पार्ट को आप कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो आप देख रहे होंगे दोनों का एम्पलीट्यूड नियरली सेम है। ये वाला पार्ट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये नियरली सेम है, इसलिए मैंने एक को A1 लिखा, एक को A2 लिखा। लेकिन फ्रीक्वेंसी 100% सेम। फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकेंड में वो कितनी बार ऑसिलेट हो रहा है, रोटेट हो रहा। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये 2 बार हो रहा है, तो ये भी 2 बार हो रहा है, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी है। और तीसरा वर्ड आप देखेंगे कांस्टेंट फेज डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये दोनों डायग्राम में आप कहते हैं कि फेज डिफरेंस, एंगल वाइज डिफरेंस 0 डिग्री है, या उसी को आप कह सकते हैं 360 डिग्री। तो ये दोनों डायग्राम में ये जो दोनों वेव्स है, इनके बीच का एंगल वाइज डिफरेंस, फेज वाइज डिफरेंस, ये या तो 0 डिग्री है या 360 डिग्री है। इसको और अच्छे से क्लियर आपको करना है तो देखिए दूसरा केस। दूसरे केस में एक सोर्स से वेव ये निकल रही है और दूसरे सोर्स से वेव ये निकल रही है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको और इसको आप कंपेयर करेंगे तो ये 180 डिग्री से घूम गई है, मतलब यहां पे इन दोनों का फेज डिफरेंस जो है 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, यंग ने ये कहा कि फेज डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उसने ये नहीं कहा कि 0 होना चाहिए, 360 होना चाहिए, उसने बोला कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहां से यहां तक पहुंचते समय, ये पूरा ट्रेवल करते समय, ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। अगर 0 डिग्री है तो पूरे रास्ते पर 0 डिग्री, 180 है तो 180। फेज डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये 3 कंडीशंस जो 2 सोर्सेस फुलफिल करेंगे, उनको हम कहेंगे कोहेरेंट सोर्सेस। अब बात आती है कि यहां कब मुझे ब्राइट मिलेगा और कब मुझे डार्क मिलेगा। मतलब मैं वो कंडीशन जाना चाहता हूं, कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसी को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कंडीशन फॉर ब्राइट एंड डार्क, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। ये तीनों चीजों का मतलब एक ही है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब सबसे पहले जो पहले सोर्स से वेव निकल रही है, उसका इक्वेशन मैंने लिया y1 इक्वल्स टू A1 साइन ओमेगा टी। और ये इक्वेशन कहां से आया, ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ बेसिकली SHM। बट वेव के इक्वेशन में यहां पे ओमेगा टी माइनस kx भी आता है, लेकिन उसको हम यहां पे इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि प्रोपोगेशन एक फिक्स स्पेस पे हो रहा है, इसलिए प्रोपोगेशन कांस्टेंट वाले स्टेप को हम इग्नोर कर रहे हैं यहां पे। तो ये आप देख रहे हैं कि 2 वेव के इक्वेशन लिखे हुए हैं। अब इक्वेशन लिखते समय आप देखिए कितनी सावधानी रखी गई है कि दोनों वेव का एम्पलीट्यूड नियरली सेम। तो यहां पे आप देख रहे हैं A1 और A2, फ्रीक्वेंसी 100% सेम। तो यहां मैंने 1 और 2 नहीं लगाया, यहां भी ओमेगा, यहां भी ओमेगा। और कांस्टेंट फेज डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो साइन के बाद, अब अगर आपने 11th में अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप ध्यान रखेंगे, बिफोर साइन एम्पलीट्यूड, आफ्टर साइन फेज। तो यहां पे इसका फेज ये है, इसका फेज ये है। आप दोनों का डिफरेंस लेंगे तो फेज डिफरेंस आ जाएगा फाई। मतलब फाई कुछ भी हो सकता है, 0, 360, 180, वो कांस्टेंट रहेगा। और दोनों वेव्स आपस में सुपर इंपोज हो गई हैं, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि उनका रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंडिविजुअल के सम के इक्वल होगा। दैट मीन्स y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। ये वैल्यू मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट की। साइन ओमेगा टी प्लस फाई को साइन a प्लस बी के आइडेंटिटी से, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से एक्सपांड किया, तो ये एक्सपांशन हो गया। एक्सपांशन होने के बाद मैंने इन 2 टर्म से साइन ओमेगा टी को कॉमन निकाल दिया।
अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ये जो पहला ब्रैकेट था a1 प्लस a2 cos फाई, इसको मैंने मान लिया r cos थीटा, और a2 sin फाई को मैंने मान दिया r sin थीटा, और वापस इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया मेन इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करने के बाद y इक्वल्स टू r cos थीटा साइन ओमेगा टी प्लस a2 sin फाई की जगह r sin थीटा cos ओमेगा टी, y इक्वल्स टू r मैंने कॉमन निकाला साइन ओमेगा टी cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी साइन थीटा, और ये मैंने फिर से देखा साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b, दैट मीन्स अगेन y इक्वल्स टू r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये जो इक्वेशन आपको मिला है, दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। मतलब ये जो दो सोर्सेज से वेव निकल रही थी और आपस में सुपर इंपोज हो गई हैं, उनको मिलने के बाद जो रिजल्टेंट वेव है उसका ये इक्वेशन है। तो फिर आर क्या हुआ? आर यहां पे जो हुआ वो हुआ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन आया, और हमने एक कंक्लूजन और ड्रॉ कर लिया कि रिजल्टेंट वेव इज ऑल्सो SHM इन नेचर। मतलब जो हमारी इंडिविजुअल वेव्स थी वो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक नेचर की थी, उनको मिलने से जो वेव बन रही है दैट इज ऑल्सो SHM इन नेचर। ये हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया। अब ये दोनों मिलने के बाद जो रिजल्टेंट वेव बन रही है उसका एम्पलीट्यूड अगर मैं निकालना चाहता हूं तो यहां पे आप आइए, ये जो दो इक्वेशन आपने कंसीडर किए थे इसको मिनिमाइज करने के लिए इन इक्वेशंस को अगर आप स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। और स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड फिजिक्स में प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर अपन 1 मानते हैं यहां पे, तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को ही मैं कह सकता हूं इंटेंसिटी। तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ गया I इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अब यहां पे जो लाइट की इंटेंसिटी है उसका इक्वेशन मेरे सामने है, लेकिन मेरा टारगेट क्या है? कब ये मैक्सिमम होगा और कब ये मिनिमम होगा, कब ब्राइट बनेगा कब डार्क बनेगा, वो मैं जानना चाहता हूं। तो मैं क्या करता हूं कि इस इक्वेशन से वो कंडीशंस निकालता हूं कि कब यहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और कब यहां पे इंटेंसिटी स्क्रीन पे मिनिमम होगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले देखते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमा और ब्राइट। कंडीशन फॉर मैक्सिमा और ब्राइट, उसके लिए वही हमने इंटेंसिटी का इक्वेशन लिया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि a1 a2 तो कांस्टेंट है, इंडिविजुअल सोर्स के एम्पलीट्यूड वो तो कांस्टेंट है, तो फिर इंटेंसिटी डिपेंड किस पे कर रही है? cos फाई पे। तो जब cos फाई मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी। अब एक आपको थोड़ा सा पढ़ाई से हटके एक मजेदार चीज बताता हूं कि फिजिक्स में आपको ये ध्यान रखना है कि जब कोई चीज किसी पे डिपेंड करेगी तो वो मैक्सिमम होगी तो वो अपने आप मैक्सिमम हो जाएगा। और फिजिक्स का हर कॉन्सेप्ट, हर टॉपिक आप डेली लाइफ में भी देख सकते हैं, और बड़े हंसी मजाक के टर्म में आप कह सकते हैं कि एक दवाई की दुकान है और बगल में डॉक्टर का क्लिनिक है। अरे भाई मुझे ये बताइए कि दवाई की दुकान कब मैक्सिमम चलेगी? तो आप बोलेंगे सर जब डॉक्टर का क्लिनिक मैक्सिमम चलेगा। तो भाई दवाई की दुकान किस पे डिपेंड कर रही है? डॉक्टर की प्रैक्टिस पे। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे दवाई की सेल बढ़ती जाएगी। तो यहां पे ये जो आई है ये तो cos फाई पे डिपेंड कर रहा है, तो cos फाई मैक्सिमम होगा तो आई अपने आप मैक्सिमम हो जाएगा। और cos फाई +1 से -1 के बीच चलता है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो +1 है। और cos फाई +1 कब होता है? जब ये फाई 2 पाई n के इक्वल हो तब तो मैक्सिमम होता है, वेयर n इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो रख के देख लीजिए, n इक्वल टू 0, फाई 0, cos 0 1 आ गया 1। तो 2 पाई n की सारी वैल्यूज n आप रखते जाइए, 0 1 2 3 सब में आप पाएंगे कि फाई यहां रखने पे cos फाई 1 आ जाएगा।
चलिए हमने रख दिया I इक्वल्स टू कॉस फाई 1, तो ये आ गया A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब इसको थोड़ा सा चेक भी कर लीजिए। चेक आप कैसे करेंगे कि अगर A1 A2 इक्वल टू A कर देते हैं तो I बिकम्स 4A स्क्वायर, मीन्स स्मॉल a स्क्वायर इज द इंटेंसिटी ऑफ दिस सोर्स, स्मॉल सोर्स। जितना ये चमक रहा है, ए स्क्वायर मतलब इसकी इंटेंसिटी, जितना ये शाइन कर रहा है, स्क्रीन पे जो ब्राइट मिल रहा है आपको वो 4 टाइम्स ज्यादा चमक रहा है। तो ऐसे ही थ्योरी जब आप डेप्थ में पढ़ते हैं तो कई ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर सकते हैं। अब एक ऑब्जेक्टिव आपको आ गया कि स्क्रीन पे जो ब्राइट आपको दिखता है वो इंडिविजुअल सोर्सेस की ब्राइटनेस से कितने टाइम्स ज्यादा शाइन करता, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, आंसर होगा 4 टाइम्स। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो आपको ब्राइट मिल रही है, यहां पे ये जो ब्राइट आपको मिल रहा है ये 4 टाइम्स ज्यादा इल्यूमिनेट होगा। और अगर मुझे ब्राइट चाहिए तो दोनों सोर्सेस के बीच का फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 पाई n। अब कई स्टूडेंट्स होंगे जिनको अभी ये बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा कि फाई 2 पाई n होने से मैक्सिमा कैसे मिलेगा। बिल्कुल परेशान मत होइए, हमारे वीडियोस में आपको लाइव एग्जाम्पल्स बता के इन कठिन चीजों को सरल किया जाएगा और आपको धीरे धीरे ये विश्वास हो जाएगा कि फिजिक्स से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स से इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है। चलिए आइए, अगर दो सोर्सेस के बीच का फेज डिफरेंस 2 पाई n है, 2 पाई n मतलब n 0 रखा तो फाई 0, तो फाई 0 का जो डायग्राम बनेगा फेज डिफरेंस 0, जो अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरीके से होगा। अब अगर ऐसी दो वेव्स मिल जाएं तो इसके मिलने से ये पीक इसके पीक पे पड़ा, मतलब अगर 0 फेज डिफरेंस वाली दो वेव सुपर इंपोज होती हैं तो एक का पीक दूसरे के पीक पे पड़ेगा। अब जब एक का पीक दूसरे के पीक पे पड़ रहा है तो वो तो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। और आप लाइफ में भी देखते होंगे कि दो बड़ी बड़ी कंपनीज आपस में मिल गई, दो एक जैसे प्रॉस्परस कंट्री मिल गई आपस में, तो वो तो और स्ट्रांग हो जाएंगी और ब्राइट हो जाएंगी। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे कि इस कंडीशन में अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो हर डायग्राम ऐसा ही बनेगा। अब फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में आप रिलेशन जानते हैं, फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। अगर इस फॉर्मूले से वैल्यू को आप रखेंगे तो पाथ डिफरेंस ये आ जाएगा n लैम्डा। तो अब स्टूडेंट्स आगे के न्यूमेरिकल्स के लिए आपको ये दो फॉर्मूले याद रखना है कि अगर मुझे ब्राइट चाहिए स्क्रीन पे तो दो सोर्सेस से जो वेव्स निकल रही हैं उनके बीच का फेज डिफरेंस 2 पाई n होना चाहिए और पाथ डिफरेंस शुड बी n लैम्डा। ये दो फॉर्मूले बहुत अच्छे से आप मेमोराइज कर लीजिए आगे के न्यूमेरिकल्स के लिए। अब हम आते हैं कंडीशन फॉर मिनिमा। अब हम आते हैं मिनिमा की कंडीशन। तो कंडीशन फॉर मिनिमा, या इसी को हम कहते हैं डार्क, या इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। तो मिनिमा की कंडीशन में कॉस फाई मिनिमम होना चाहिए -1, और फाई मिनिमम कब होएगा, कॉस फाई मिनिमम कब होगा, जब ये होगा 2n + 1 पाई, वेयर n इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3। अब इसको जरा इंटेंसिटी के फॉर्मूले में रखें, a1 स्क्वायर + a2 स्क्वायर + 2a1 a2 और कॉस फाई की जगह आ गया -1, तो ये I मिनिमम होके आ गया a1 - a2 का होल स्क्वायर। और इसको जरा चेक कर लीजिए, अगर मैंने a1 = a2 = a रखा तो इंटेंसिटी आ गई 0, और इंटेंसिटी 0 मतलब डार्क। तो अगर मुझे डार्क चाहिए है तो फेज डिफरेंस शुड बी 2n + 1 पाई, और पाथ डिफरेंस इसी रिलेशन से मैं बोल सकता हूं 2n + 1 λ/2। ये होना चाहिए मेरा पाथ डिफरेंस, और ये होना चाहिए फेज डिफरेंस। अब जरा इस मैथमेटिक्स को अपन विजुलाइज करते हैं, थोड़ा डायग्राम से समझते हैं कि अगर मैंने यहां पे n 0 रख दिया तो n 0 रखने पे यहां पे बचा पाई,
पाई का मतलब 180। तो जो दो वेव्स निकल रही हैं, दो सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस से जो वेव निकल रही हैं, उनके बीच फेज डिफरेंस 180 डिग्री का है। मतलब ऐसे, अब अगर ये आपस में मिलती हैं, सुपर इंपोज होती हैं, तो एक का पीक दूसरे के एंटी पीक पे पड़ेगा, और एंटी पीक पे पड़ने से वहां पे डार्कनेस प्रोड्यूस हो जाएगी। तो प्रीवियस मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था कि दो एक जैसी प्रॉस्परस कंट्रीज अगर आपस में मिल जाते हैं, दो नेशन ऐसे मिल जाते हैं, तो वहां तो खुशहाली ही खुशहाली, ब्राइट। लेकिन अगर उनके बीच में लड़ाई हो गई, डिफरेंसेस आ गए, तो एक पावरफुल और दूसरा उसके अपोज में है, तो होगा क्या? दोनों जगह डार्कनेस आ जाएगी। तो लाइव केस एग्जाम्पल से आप इन कंडीशंस को मेमोराइज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपने इंटरफियरेंस का मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशंस एंजॉय की हो गई, और अगर आपको पसंद आए हैं तो आप इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर इसमें अभी कुछ और आप जानना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। थैंक यू।